हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम श्वेता पाटे है और आज हम केमिस्ट्री का बहुत खूबसूरत सा टॉपिक एसिड बेस डाइजेशन को लेकर आए हैं। इस पे एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का डेट है 30/6/25। तो जैसे कि जनरली आज हम टॉपिक्स कुछ डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा डेफिनेशन ऑफ टाइट्रेशन, सेकंड टॉपिक रहेगा एसिड बेस टाइट्रेशन के बारे में, थर्ड टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, फोर्थ रहेगा स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे टाइप हम पढ़ेंगे, टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, एंड हम उसमें जेई के कुछ पीवाईक्यूज देखेंगे जो हमें लास्ट ईयर जेई के एग्जाम में देखे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि टाइट्रेशन क्या रहता है। हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टाइट्रेशन इज अ प्रोसेस जो कि एनालिटिकल प्रोसेस रहता है। जनरली टाइट्रेशन ऐसा प्रोसेस रहता है जिसमें हमें एक नोन का कंसंट्रेशन पता रहता है, जिसके बेसिस पे हम अननोन का कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं। नोन का पता है हमें, इससे हम फाइंड करेंगे अननोन का। अब ये फाइंड किस वे से करेंगे? ये हम फाइंड करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस करवा के। जैसे हमने पता है एसिड बेस टाइट्रेशन, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमें एसिड बेस का रिएक्शन कराना पड़ेगा। उस बेसिस पे हमें रिजल्ट्स आएंगे। वो रिजल्ट्स हमें नोन की कॉन्सेंट्रेशन से अननोन की कॉन्सेंट्रेशन तक हमारी जर्नी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम रिएक्शन देखते हैं, एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है। जनरली हमें पता है एसिड बेस रिएक्शन, हमने जैसे लोअर क्लासेस में हमने डेफिनेशन पढ़ी है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। मतलब एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जहां पे एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस NaOH will give NaCl प्लस H2O। जनरली ये मैंने जनरल एसिड बेस रिएक्शन लिखा जहां पे HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, NaCl एक सॉल्ट है। सभी के घरों पे मिलता है NaCl नमक, एंड इट्स अ वाटर। H2O तो हमें पता है वाटर है। तो ये एक जनरल रिएक्शन है जहां पे एसिड और बेस रिएक्ट करके हमें सॉल्ट प्लस वाटर दे रहे हैं। अब इस रिएक्शन में हम अगर मोलरिटी के पर्सपेक्टिव से या फिर इसके स्ट्रेंथ के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमें पता है जब बैलेंस रिएक्शन रहता है तो इसके जो स्टोइकोमेट्री रहता है, स्टोइकोमेट्री मतलब केमिकल के सामने लिखा हुआ नंबर, उसको हम स्टोइकोमेट्री बोलते हैं। अब जैसे ये एक जनरली बैलेंस रिएक्शन है, यहाँ पे जो स्टोइकोमेट्री है वो उसके मोल्स को डिनोट करता है। एंड यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ पे इसका 1 मोल लग रहा है, इसका 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सॉल्ट का 1 मोल बन रहा है एंड 1 मोल ऑफ H2O रिलीज हो रहा है रिएक्शन में। अब हम इसके अगर स्टोइकोमेट्री की बात करें या फिर इसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ की बात करें तो हमें पता है जनरली कोई भी रिएक्शन होता है, अगर हम मोलरिटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हर रिएक्शन इक्विमोलर होने की कोशिश होता है। हर रिएक्शन इक्विमोलर में आगे बढ़ता है। मतलब क्या है, इसके मोल्स, इसकी मोलरिटी और इसकी मोलरिटी सेम होंगी तभी जाके ये बनेगा। ये कैसे हम देखते हैं? ये हम जनरली हम इक्विमोलर का कांसेप्ट देखते हैं जिसमें हमें पता है मोलरिटी सेम होनी चाहिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोल्स, यहाँ मोलरिटी की बात हो रही है। मोलरिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मोलरिटी इज इक्वल्स टू, हम मोलरिटी को m से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो हमें यहाँ पे मोलरिटी चेक करना है अगर दोनों रिएक्शन का, दोनों सब्स्टिट्यूएंट का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसका मोल्स, यहाँ पे जैसे कि स्टोइकोमेट्री सेम है तो हम मोल्स के अगर बारे में डिस्क्राइब करें, दोनों का मोल्स इक्वल हुआ, अगर इक्वल मोल पे इसका मोलरिटी और इसका वॉल्यूम, इसके मोलरिटी और इसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा, जिसका m1 v1 लिख देता, इसे मैं m2 और v2 लिख देता। फिर से बताता हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मोल्स है, मोल्स अगर इक्वल हो गए, दोनों के जब इक्वल मोल्स रहेंगे तब m1 v1 m2 v2 ये फॉर्मूला इक्वल मोल्स पे ये फॉर्मूला यूज होता है। ये फॉर्मूला का यूज करके हम टाइट्रेशन देखते हैं। टाइट्रेशन में एक्चुअली क्या होता है? टाइट्रेशन एक प्रोसेस है एनालिटिकल का जिसमें हमें एक का m1 v1 पता रहता है, दूसरे का m2 v2 फाइंड करना होता है। यह हमें फाइंड करना होता है, यह हमें पता होता है। मैं फिर बताता हूं, एक का m1 v1 हमें पता होता है
M2V2 हमें फाइंड करना होता है। ये बेसिकली मोलरिटी की एक स्मॉल सी डेफिनेशन हो गई। मोलरिटी की यूज क्यों करते हैं वो हो गए। तो अब हम देखते हैं मोलरिटी में, मैं फिर से आपको ये बोर्ड इरेज करके आपको फिर से बताता हूँ मोलरिटी में हम करते क्या है एक्चुअल में। जैसे कि हमने लास्ट में फॉर्मूला देखा M1V1 इक्वल्स टू M2V2, जहां पे M1V1 हमें पता है, ये नोन है, इसलिए मैं K लिख देता हूं। M2V2 हमें पता नहीं है, M2V2 में हमें M2 भी पता करना है एंड V2 भी पता करना है। तो M2 पता करने के लिए हमें पहले V2 पता होना चाहिए एंड V2 पता करने की एक टेक्निक रहती है जिसे हम टाइट्रेशन बोलते हैं। टाइट्रेशन से हम V2 आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड V2 पता चल गया तो बाद में V2 का वैल्यू यहाँ पुट करके हम M2 भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। जैसे फिर से हम एग्जांपल लेते हैं HCl प्लस NaOH will give NaCl प्लस H2O। ये सिंपल एग्जांपल है एसिड बेस रिएक्शन का। अगर हमें अगर पता है HCl का मोलरिटी, अगर हमें पता है HCl 0.1 मोलर है और NaOH की मोलरिटी हमें फाइंड करना है, इसका हमें मोलरिटी फाइंड करना है, तो हम पहले मोलरिटी फाइंड करने के लिए वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एनालिटिकल रिएक्शन कराएंगे। लेबोरेटरी में जाएंगे, हम लेबोरेटरी में ब्यूरेट करके एक इक्विपमेंट रहता है और नीचे हम रखेंगे बीकर। यहाँ पे ब्यूरेट को स्टैंड में लगा देंगे जो कि ब्यूरेट स्टैंड कहलाता है एंड यहाँ पे ब्यूरेट में एक नॉब होता है। ब्यूरेट में हम जिसका हमको कॉन्सेंट्रेशन अननोन है, मतलब यहाँ पे NaOH की हमको मोलरिटी फाइंड करनी है, तो NaOH का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, ब्यूरेट में NaOH भर देंगे। NaOH हमने फिल कर दिया ब्यूरेट में, NaOH हमने दिया, NaOH हम जैसे ब्यूरेट का वॉल्यूम दिया रहता है, ब्यूरेट 20 ml का भी रहता है, 100 ml का भी आता है। तो डिपेंड ऑन हमारा रिएक्शन का कितना जरूरत है हमको, हम उस हिसाब से यहाँ पे अगर हमने एग्जांपल अननोन ml हमने फिल कर दिया, ठीक है, ब्यूरेट को हमने फिल कर दिया। बाद में हम नीचे बीकर में क्या लेंगे जिसका हमें कॉन्सेंट्रेशन एंड वॉल्यूम पता है। जैसे हमें यहाँ पे HCl का कॉन्सेंट्रेशन एंड मोलरिटी पता है, HCl 0.1 मोल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 ml एग्जैक्ट 10 ml का HCl ले लेंगे जिसकी मोलरिटी है 0.1 मोलर, राइट। तो हमें अब यहाँ पे 10 ml HCl 0.1 मोलर से क्या पता चल रहा है, जो M1 है, M1 मतलब मोलरिटी क्या है, नोन की 0.1, वॉल्यूम 1 V1 क्या है, वॉल्यूम 1 10 ml, राइट। M2 फाइंड करना है, V2 फाइंड करना है। अब यहां से V2 कैसे फाइंड होगा, हम क्या करेंगे, हमें पता है रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब 100% HCl का स्ट्रेंथ 100% NaOH के स्ट्रेंथ से रिएक्ट करेगा, तब 100% NaCl और 100% H2O बनेगा। मेरा बोलने का ये मतलब है कि जैसे हमने यहाँ पे 10 ml 0.1 मोलर HCl लिया है, तो इसका एक स्ट्रेंथ है, इसके स्ट्रेंथ के लिए NaOH का जो वॉल्यूम है, जब तक दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होगा, एंड पॉइंट नहीं आएगा, तब तक हमें एंड पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट रहता है जहाँ पे टोटल रिएक्टेंट टोटल दोनों रिएक्टेंट का वॉल्यूम सेम रहता है और 100% टोटल प्रोडक्ट मिलता है, मतलब 100% रिएक्ट होता है और 100% प्रोडक्ट मिलता है, उस पॉइंट को हम एंड पॉइंट बोलते हैं। तो एंड पॉइंट जनरली हमें एंड पॉइंट प्रैक्टिकली निकालना पड़ता है। पहली बात तो प्रैक्टिकली निकालने के लिए, एंड पॉइंट निकालने के लिए हम यहाँ पे इंडिकेटर का यूज करते हैं, जिसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। ये हमें रिएक्शन का एंड पॉइंट आने पे कलर चेंज शो करता है। अब जनरली एसिड बेस रिएक्शन में हम फिनोल्फथालीन इंडिकेटर का यूज करते हैं। तो इंडिकेटर का वर्क क्या रहता है, जैसे इंडिकेटर ऐसा केमिकल रहता है, जब NaOH, जैसे मैं आपको जनरल रिएक्शन बताता हूँ, NaOH यहाँ पे HCl है, एक ड्रॉप NaOH गिरा, HCl से रिएक्ट किया, 2 ड्रॉप गिरा, 3 ड्रॉप गिरा, 4 ड्रॉप गिरा, XYZ जितना भी इसका स्ट्रेंथ है, अगर दोनों के इक्वल स्ट्रेंथ आ गए, इक्विमोलर हो गए, उस टाइम पे क्या होगा, जो भी
भी NaOH गिरेगा यहाँ से वो रिएक्ट फिनोक्सेलिन के साथ करेगा, एंड फिनोक्सेलिन जो ऑलरेडी कुछ और कलर में था वो आफ्टर रिएक्शन पिंक कलर शो करेगा, राइट। यहाँ पे फिनोक्सेलिन ने अपना कलर चेंज किया। कलर चेंज करने किस वजह से किया? क्योंकि हमारा NaOH अब एसिड तो खत्म हो गया, तो NaOH ने रिएक्ट किसके साथ किया? फिनोक्सेलिन के साथ रिएक्ट किया, तो कलर चेंज हुआ। दैट मींस NaOH जो अब गिरेगा वो किससे रिएक्ट करेगा? वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो हमें ऐसे पॉइंट पे रुक जाना है जहां पे हमें कलर चेंज मिलता है। कलर चेंज मिल रहा है, जैसे ही कलर चेंज हुआ तो हमें यहाँ पता चल जाएगा ब्यूरेट में कि हमें कितना ml NaOH लगा 10 ml HCl से रिएक्ट करने के लिए। तो हम यहाँ से हमें NaOH का वॉल्यूम पता चल गया जिसे हम V2 बोलेंगे। एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे V2 10 ml, दैट मींस 0.1 मोलर HCl से 0.1 मोलर और 10 ml HCl को रिएक्ट करने के लिए हमें वॉल्यूम पता चल गया। यहाँ पे वॉल्यूम 10 ml है, तो यहाँ पे हम इजीली मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। M1 V1 = M2 V2, राइट। M1 क्या है हमारे पास में? 0.1, V1 क्या है? 10 = M2 क्या है? फाइंड करना है। V2 क्या है? 10। तो यहां से हमारे पास में M2 आ जाएगा 0.1 मोलर, राइट। यहां से हमें पता चल गया कि M2 NaOH का जो मोलरिटी है वो क्या है? 0.1 मोलर। इसी तरह इसी प्रोसेस को हम टाइट्रेशन बोलते हैं, जिसके थ्रू हमने मोलरिटी दोनों का स्ट्रेंथ मोलरिटी को फाइंड किया है। ये हमारा जनरल सा एसिड बेस टाइट्रेशन का एक ब्लूप्रिंट है कि एसिड बेस टाइट्रेशन एक्चुअल में होता क्या है, और एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या फॉर्मूला रिक्वायरमेंट है और कैसे रिएक्शन होता है। अभी हम देखेंगे टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जैसे कि हमने डेफिनेशन देख लिया है टाइट्रेशन का, हमने एसिड बेस टाइट्रेशन देख लिया है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। जनरली हमें पता है एसिड दो टाइप के रहते हैं और बेस भी दो टाइप के रहते हैं, डिपेंड ऑन देयर स्ट्रेंथ। एक को हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोल सकते हैं, एक को हम वीक एसिड बोल सकते हैं। वैसे ही बेस रहता है जिसे हम स्ट्रॉन्ग बेस बोल सकते हैं, सेकंड को हम वीक बेस बोल सकते हैं। तो हम रिएक्शन देखेंगे, जैसे हमने अभी रिएक्शन देखा HCl प्लस NaOH will give NaCl प्लस H2O, राइट। यहां पे HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। यहां पे एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे दिस टाइप ऑफ टाइट्रेशन को क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। वैसे ही सेकंड आता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। ये भी कर सकते हैं जहां पे हमने HCl एज स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और NaOH की जगह कोई वीक बेस ले लिया हमने, उन दोनों का रिएक्शन करा के अगर हम टाइट्रेशन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस टाइट्रेशन। थर्ड है हमारे पास में वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। यहाँ पे हमने रिवर्स कर दिया। अभी क्या किया हमने? बेस का स्ट्रेंथ क्या लिया? स्ट्रॉन्ग लिया। एसिड की स्ट्रेंथ क्या लिया? वीक लिया। तो सच टाइप ऑफ टाइट्रेशन को क्या बोलेंगे हम? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। वैसे ही चौथा हमारे पास में है, चौथा है वीक एसिड एंड वीक बेस टाइट्रेशन। जैसे हमने यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वैसे ही हमने यहाँ पे वीक एसिड वीक बेस टाइट्रेशन लिया। दोनों में हमें प्रोडक्ट तो सॉल्ट प्लस वाटर ही मिलेगा, तीनों में प्रोडक्ट भी क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। अलग अलग एसिड या ऐसे अलग अलग बेस लेंगे हम तो हमें सॉल्ट कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा, बट मिलेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर ही। तो ये हो गए चार टाइप के एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें से सबसे ज्यादा फेमस है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, जो कि हमें जनरली
जब आप अगर केमिकल लेबोरेटरी में वर्क करेंगे या फिर कोई इंडस्ट्री में वर्क करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा एसिड बेस टाइट्रेशन का, क्योंकि जनरली वर्क होता है HCl और NaOH के बीच में ही हम यूज करते हैं। जैसे जो ज्यादातर इंडस्ट्रियल वर्क होता है वो HCl और NaOH के अंडर में ही चलता है, तो हम इसका स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए हम एसिड बेस टाइट्रेशन पे ही ज्यादा फोकस करते हैं। एंड जेई के लिए भी सबसे फेवरेट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन। हम अगर पीवाईक्यूज उठा के देखें तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन पे ही मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज मिलेंगे आपको। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी टाइप्स ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन देख लिया है, अब हम इलैबोरेट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन को। तो हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए हम एग्जांपल हमें पता है HCl प्लस NaOH BuNaCl प्लस H2O, राइट। ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन का एग्जांपल। अब हम देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन में हमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे, आज तक के किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हमारे जेई के एग्जाम में। तो जनरली हमें इसके ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करते हैं तो उसका पीएच से और वॉल्यूम का ग्राफ बना के बताओ। तो कुछ जनरली हम देखते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि इसके हम H+ कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं इन बिटवीन द रिएक्शन के बीच में H+ कॉन्सेंट्रेशन और OH- कॉन्सेंट्रेशन कैसे फाइंड किया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें लर्न होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। जब हमें पता है एसिड भी स्ट्रांग है बेस भी स्ट्रांग है, तो पहले हमें डिफरेंशिएट करता आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है या फिर OH- कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। अब ये डिपेंड रहेगा हमारे वॉल्यूम पे। अगर एसिड का वॉल्यूम ज्यादा है एसिड का वॉल्यूम ज्यादा है एज कंपेयर टू बेस, वॉल्यूम अगर कम है दैट मींस वहां पे एसिडिक ज्यादा कैरेक्टर है। जो मीडियम का जो सॉल्यूशन का जो मीडियम रहेगा वो एसिडिक की तरफ ज्यादा टिल्ट है। एसिडिक की तरफ टिल्ट है मतलब वहां पे मीडियम में कौन सा आयन प्रेजेंट होगा, H+ आयन प्रेजेंट होगा। और अगर हमारा बेस का अगर वॉल्यूम ज्यादा है और एसिड का कम है तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या पता होना चाहिए, एसिड मतलब बेसिक कंडीशन जो मीडियम का एक्चुअल टोटल कंडीशन जो एटमॉस्फेयर रहेगा वो क्या रहेगा, बेसिक रहेगा। वहां पे हमें OH का कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अगर क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो हम ऐसे पता कर सकते हैं कि वहां पे क्वेश्चन में OH का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है या फिर H+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है। तो H+ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आता है दैट इज मोल्स ऑफ एसिड, A डिनोट्स टू एसिड माइनस मोल्स ऑफ बेस। एसिड मोल्स हम राइट में इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि हमें पता है एसिड के मोल्स ज्यादा होंगे उस कंडीशन में, क्योंकि एसिड के कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मतलब उसके मोल्स ज्यादा होंगे, राइट। अपॉन हमें V1 प्लस V2, ये एक जनरल सा फॉर्मूला है जो कि हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन पता करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे A मतलब हम यहाँ पे Na लिख सकते हैं, N denotes to moles, N denotes to moles of B। Na मतलब moles of acid, Nb मतलब moles of B। हम यहाँ पे देखेंगे H+ कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए Na और Nb, राइट। अब हम इस पे एक पीवाईक्यू देखते हैं जो कि हमें पता, हमें नॉट अ पीवाईक्यू, इट्स अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू में आ सकता है, पीवाईक्यू में आने वाले एग्जाम्स में आ सकता है। तो हमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे अगर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0.1 मोलर HCl whose volume is equals to 40 ml, राइट। वॉल्यूम दी हुई है हमें, मोलरिटी दी हुई है। इस रिएक्टेड विथ 0.1 molar NaOH whose volume is 20 ml. Find H+ concentration. Find H+ concentration. अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन को पहले
क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में हमें ये डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में एक्चुअल पूछ क्या रहा है। एक्चुअल पूछ जो रहा है इस क्वेश्चन को अगर हम अप्रोच देखें तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर देखें, हमें पता है यहाँ पे हमें क्या दिया है। जैसे अगर हम HCl को 1 पकड़ ले तो M1 दिया हुआ है, हमें V1 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पे M2 भी दिया हुआ है, V2 भी दिया हुआ है, राइट। हमें पता है इक्विमोलर पे हमें हम टाइट्रेशन करके जो भी आया हमारा रिजल्ट। अब यहाँ पे वो यहाँ पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, मतलब ये रिएक्शन चल रहा है टाइट्रेशन का, तो वो क्वेश्चनर का जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वो क्या है कि जब हम टाइट्रेशन का हमारा चल रहा है प्रोसेस, वहां पे उस प्रोसेस में हमें पता है 40 ml 0.1 मोलर HCl है, तो उसको टोटल रिएक्ट करने के लिए 40 ml 0.1 मोलर NaOH की जरूरत पड़ेगी। बट रिएक्टर जब क्वेश्चनर ने क्या किया, रिएक्शन को बीच में ही रोक दिया, और बीच में रोक के क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी इस कंडीशन पे तुम्हारे जो रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्शन हुआ है नीचे, जो भी बीकर में रिएक्शन हुआ है उसमें H+ का कंसंट्रेशन फाइंड करो। ये क्वेश्चनर का क्वेश्चन है आपसे, तो अब हमें पता है तो हम इसको इक्विमोल कर देंगे, राइट। तो इक्विमोल करेंगे कब करेंगे, जब ये 40 ml रहेगा। तो यहाँ पे हमें H+ के इस फॉर्मूले से अप्रोच करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, इस फॉर्मूले में हमें पहले Na निकालना पड़ेगा और Nb निकालना पड़ेगा। तो हम Na और Nb कैसे निकालेंगे, हमें पता है, एक हमें मोलैरिटी का डेफिनेशन पता है। मोलैरिटी क्या है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट। मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वैसे लीटर में दिया है बट हम यहाँ पे ml में भी यूज कर सकते हैं उसको। यहाँ पे हम क्योंकि दोनों ml में दिए है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम ml में यूज करेंगे। यहाँ पे हम n फाइंड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी जो मोल्स दी हुए हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे एसिड के लिए। सेम वही प्रोसेस हम बेस के लिए करेंगे। तो यहाँ पे क्या 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 आएगा, हमें मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.1 इनटू वॉल्यूम कितना दिया है एसिड का 40। तो ये क्या होगा हमारा मोल्स ऑफ एसिड। मोल्स ऑफ एसिड क्या होगा 0.1 इनटू 40, ये आ गया हमारे पास में। ये कितना आ गया 4। Na क्या है 4 मोल। सेम यही अब हम बेस के लिए करेंगे। Nb B क्या है Nb B मतलब बेस का मोलैरिटी क्या है 0.1, बेस की मोलैरिटी 0.1 है। वॉल्यूम कितना दिया है 20 ml, यहाँ हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास में 2। हमें क्या क्या पता चल गया, हमें Na पता चल गया, यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें Na पता चल गया, हमें Nb पता चल गया, हमारे पास में वॉल्यूम तो पता ही है ऑलरेडी। तो हम यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करेंगे। H+ कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से हम ये क्वेश्चन को इधर यहाँ पे स्विच करते हैं। H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगा हमारे पास में, हम ये फॉर्मूले में ये वैल्यूज रखेंगे 4 - 2 डिवाइडेड बाय वहां क्या है 40 + 20 60, ये आ जाएगा 2/60। इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/30। यहाँ पे H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 1/30। इस तरह से हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन OH- कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ फाइंड कर सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तो आपको ये जनरली क्वेश्चन आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपको ग्राफ के बेसिस पे आ सकता है। तो हम अभी ग्राफ डिस्कस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ किस वे में दिखेगा। ग्राफ की बात करें तो हमें पता होना चाहिए ग्राफ की कौन सी दो डिफरेंट वैल्यूज के बीच में प्लॉट किया गया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इसका ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर, ये जनरल रिएक्शन है हमारे पास में। अब हमें पता है ग्राफ पे एक्स एंड वाई एक्सिस लेंगे, जहां पे जो एक्स एक्सिस रहेगा उस पे हम वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम रहेगा एक्स एक्सिस पे, और जो वाई एक्सिस रहेगा इस पे हम pH
पीएच। पीएच हमें पता है पीएच क्या होता है, पहले तो पीएच इज अ पावर ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। जनरली पीएच कहां से स्टार्ट होता है, पीएच 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक जाता है स्केल, 0 1 2 3 4 ऐसे 14 तक जाता है, जहां पे 0 से लेके 7 तक, 0 से लेके 7 तक इसके अंडर में, 7 के अंडर में जितने भी नंबर्स आते हैं वहां अगर पीएच है दैट मींस जो मीडियम है वो क्या है, एसिडिक है। 7 से लेके तो 14 तक ऊपर जितने भी पीएच आते हैं तो मीडियम क्या होता है, बेसिक होता है। और एट द पिन पॉइंट 7, पिन पॉइंट 7 पे क्या रहता है, न्यूट्रल मीडियम रहता है, जिसे हम न्यूट्रल मीडियम, नॉट एसिडिक नॉट बेसिक, इट्स अ न्यूट्रल मीडियम, राइट। तो अब यहाँ पे पीएच हमने प्लॉट कर दिया 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, राइट। ये हो गया 6 5 4 3 2 1, ये हो गया। तो ऊपर जा रहा हमारे पास में 8 9 10 11 12, 10 11 12 13 14, 12 13 14, ये हो गया हमारा पीएच स्केल। यहाँ पे हमने वॉल्यूम कर दिया 10 ml, 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 6 ml 7 ml 8 ml 9 ml XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे हमने वॉल्यूम को डिस्क्राइब कर दिया इन ml। अब हम क्या किए, हमने ब्यूरेट लिए, राइट, ब्यूरेट लिए, नीचे हमने बीकर लिए। अब यहाँ पे हमें इसका वॉल्यूम तो हमने पता है, ठीक है। अभी ये दोनों डिफरेंट वॉल्यूम है अभी, ठीक है, डिफरेंट वॉल्यूम है, मतलब ये इसमें एक पॉइंट भी 1 ml भी हमने मिक्स नहीं किया। इस टाइम का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। हमारे मीडियम में पूरा टोटली एसिड है या फिर टोटल बेस है, यहाँ पे भी टोटल एसिड भरा है या टोटल बेस है। जैसे ही हम इसे 1 ml ड्रॉप करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 ml एसिड 1 ml बेस के साथ रिएक्ट करेगा, 1 ml एसिड 1 ml, या फिर उससे ml, अब जैसे एसिड और बेस का स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि इक्वल ml के रिएक्ट कर रहे हैं या फिर कम ml का रिएक्ट कर रहा है। तो जैसे ही हमने 1 पॉइंट डाला दैट मींस नीचे क्या हुआ, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, दैट मींस स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच 1 के आसपास रहता है, ठीक है। अब हमें सिर्फ पीएच इस मीडियम का कैलकुलेट करना है, जो बीकर है हमें उसी का पीएच कैलकुलेट करना है, नॉट ऑफ दिस ब्यूरेट। तो बीकर का हमें पीएच का वेरिएशन कैलकुलेट करना है। तो अभी तो पूरा बेसिक है, जैसे हमने एसिडिक है, जैसे हमने नीचे एसिड लिया, एसिडिक है अभी मीडियम, एसिडिक है मतलब 1 पे, 0 ml पे उसका मीडियम क्या है, एसिडिक है। जैसे ही हमने ऊपर से 1 ml NaOH का उसमें ड्रॉप किया, तो हमारा मीडियम का जो पीएच रहेगा वो बढ़ेगा या कम होगा, ऑब्वियसली सीधी बात है, एसिड है, बेसिक डाल रहे हैं उसमें, तो ऑब्वियसली उसका पीएच जो रहेगा वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से 1 ml पे स्लाइटली अप हुआ पीएच, फिर 2 ml डाले स्लाइटली अप हुआ, फिर 3 ml डाले स्लाइटली अप हुआ, 4 ml स्लाइटली अप, 5 ml स्लाइटली अप, ऐसे करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा, उस पॉइंट पे क्या होगा, अब ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट पे ऐसा है कि अगर ऐसा अज्यूम कर लिया कि ये पॉइंट पे न्यूट्रलाइजेशन आने के चांसेस है, मतलब ये पॉइंट ऑलमोस्ट इतना उसने रिएक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम 1 ml जैसे ही एक ड्रॉप हमने एक्सिस डाला, तो ये ग्राफ क्या करेगा, स्लाइटली चेंज दिखाएगा, इंस्टेंट चेंज दिखाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस जगह पे इंस्टेंट चेंज हो रहा है, इंस्टेंट चेंज हो रहा है, मतलब क्या है, अब हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जब बात करें तो हमें जो न्यूट्रलाइजेशन और जो एंड पॉइंट रहता है वो एग्जैक्टली 7 pH पे मिलता है। इस pH पे हमें एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन या फिर हमें न्यूट्रलाइजेशन दैट मींस हमें इस पॉइंट पे एग्जैक्टली हमें एंड पॉइंट मिलेगा रिएक्शन का। एंड पॉइंट मतलब इस पोजीशन जब दोनों का मोलर अगर इक्वल हो जाएंगे, लिक्विड मोलर हो जाएंगे, उस वॉल्यूम पे पीएच क्या रहेगा, मीडियम का 7 रहेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हम रिएक्टर में ले रहे हैं, ठीक है। अब ये जैसे ही एक्सेस डालेंगे तो फिर क्या होगा, बेसिक कंडीशन बढ़ेगा, राइट, क्योंकि अब मीडियम में क्या होगा, NaOH की वॉल्यूम ज्यादा होगी, NaOH की वॉल्यूम ज्यादा होगी तो मीडियम जो रहेगा वो कहाँ जाएगा, बेसिक मीडियम की तरफ जाएगा। पहले क्या था, एसिड का मीडियम ज्यादा था, एसिड का वॉल्यूम ज्यादा था तो मीडियम क्या था, एसिडिक की तरफ था।
जब दोनों का वॉल्यूम इक्वल हो गया, दोनों इक्वल वॉल्यूम में आ गए तो न्यूट्रलाइजेशन हुआ, तो पॉइंट क्या आ गया 7 पे। 7 पे क्या आ गया, जितना एसिड है उतना बेस है, इसीलिए pH 7 है। अब जैसे ही हम बेसिक का वॉल्यूम ज्यादा करेंगे तो हमारा ग्राफ कैसे जाएगा, ऊपर जाएगा, राइट। फिर NaOH का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जो कि बेसिक मीडियम क्रिएट करेगा। तो ये ग्राफ हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ, राइट। तो ऐसे ही हमें 4 तरीके के ग्राफ पढ़ने पड़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का डिफरेंट ग्राफ आएगा, वीक एसिड वीक बेस का डिफरेंट ग्राफ आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड सबके ग्राफ अलग अलग आएंगे। तो ये डायरेक्ट जो जेई वाला क्या करता है, जेई वाला डायरेक्ट इसी में से क्वेश्चन पूछ लेता है कि ग्राफ बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ क्या है। तो मैं आपको बताता हूँ, जेई 2020 में क्वेश्चन आया था, तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन क्या था। तो जेई 2020 में क्वेश्चन पूछा था, दैट इज इन जेई मेंस। तो आपको ऐसा रिएक्शन दिया था, तो उसमें मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। हमें पता होना चाहिए कि जेई में किस लेवल के क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ताकि हम सारे टॉपिक को इजीली ट्रैक कर सकें और इजीली कवर कर सकें। तो हमें टॉपिक के साथ साथ में पीवाईक्यूज भी करने बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यूज ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। ऐसी क्वेश्चन में रिएक्शन दी हुई थी, HCl that is 100 ml of 0.1 molar HCl is taken in a beaker to 100 ml of 0.1 molar NaOH, right, is added stepwise, right, and the pH is continuously measured. इन दोनों का pH continuously क्या किया है, मेजर किया है। तो which of the following graph correctly describe the change in pH? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया था, आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ इस रिएक्शन को इस रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ वैलिड रहेगा। तो पहला ऑप्शन आपको बता देता हूँ, पहला ऑप्शन दिया था दिस, सेकेंड ऑप्शन था आपके पास में थर्ड ऑप्शन था आपके पास में एंड फोर्थ ऑप्शन था आपके पास में। अब आपको बताना है कि ये चारों में से कौन सा ग्राफ इस रिएक्शन के लिए फेवरेबल है। यहाँ पे जेई आपके साथ में यही गेम करता है, यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला रिएक्शन है या वीक एसिड वीक बेस वाला रिएक्शन है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस वाला है, वीक एसिड वीक बेस वाला है कि क्या है। तो ये आया था आपको 2020 JEE। अभी हमने जैसे डिस्कस किया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, तो हमें यहाँ पे चेक करना है HCl किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, NaOH के साथ। यहाँ से हमें क्लिक होना चाहिए कि HCl इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये रिएक्शन वो पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का ग्राफ। और अभी हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में कैसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ आता है जिसका एंड पॉइंट 7 पे आता है और जो एसिडिक से बेसिक मीडियम में कंप्लीट होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ए। दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर, जो कि ए ऑप्शन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज क्या आते हैं। तो इसी के साथ हमने पीवाईक्यूज भी देख लिया है, हमने हमारे आज के जो भी डिफाइंड टॉपिक्स थे वो सारे कवर कर लिए हैं। तो मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू।